मेरे माता-पिता मेरे लिए ढेर सारी शॉपिंग कर रहे थे। मैं उनसे पूछती पर वह मुझे सरप्राइज़ है कहकर बात टाल रहे थे। मेरे माता-पिता के दिमाग में क्या चल रहा था मुझे कुछ पता नहीं था। 5-7 दिन बाद मेरी माँ ने मुझे तैयार होने को कहा। हम लोग कहीं बाहर जाने वाले थे। हमारी कार सामान से लदा-लद भरी हुई थी। मैंने पूछा भी कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो बस एक ही जवाब, सरप्राइज़ है। 2 दिन सफ़र करने के बाद हम किसी जगह पहुँचे। थोड़े कच्चे-पक्के मकान, लहलहाते खेत, कुछ कच्ची-पक्की सड़कें। मुझे यह सब नज़ारे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। कभी अपने फ़ोन से सेल्फ़ी ले रही थी, तो कभी इन हरियाली को अपने फ़ोन में कैद कर रही थी, बिना इसके आभास के कि सुबह मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरे लिए तो वह पल एक पिकनिक जैसा ही था। हम एक घर के बाहर रुके, जहाँ मकान का काम चल रहा था। पिताजी ने उनसे कहा, अरे अभी तक काम पूरा नहीं हुआ? बस महीने भर में हो जाएगा, जब तक हमारे पुराने मकान में रहेंगे। एक लगभग 60-62 साल के आदमी ने कहा। साथ में घूंघट में खड़ी थी एक औरत, जिसका चेहरा मैं नहीं देख पाई। तभी उस आदमी ने अपने बेटों को बुलाया। वे गाड़ी से सामान निकाल कर अपने पुराने मकान में ले गए। उनके घर में सामान अस्त-व्यस्त पड़ा था। गहरा नीला रंग से रंगा उस मकान की दीवारें, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। सुबह जब मेरी माँ ने मुझे साड़ी पहनवाई तो मेरे फिर सवाल थे, माँ क्या है यह सब? आज मुझे साड़ी क्यों पहना रही हो? पर माँ को इतनी जल्दी थी कि वह बोली, तुम ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, जैसा कहा है बस वैसा करो। भोज का आयोजन किया गया था। कस्बे के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया। रात करीब 11 बजे अग्नि के सामने मेरा घूंघट कर मुझे बिठाया गया और मेरे साथ ही बैठे थे वह तीनों लड़के, जिन्होंने गाड़ी से सामान खाली करवाया था। वे तीनों भी सज धज कर बैठे थे। जब फेरों का समय आया तो मैंने कहा, आप मेरी शादी करवा रही है, वो भी 3-3 लड़कों से? मुझे नहीं करनी। मैं वहाँ से जाने लगी तो माँ ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, यह सिर्फ नकली शादी है। इस शादी के बाद हम तुम्हें वापस ले जाएंगे। हमारा यकीन करो, बस चुपचाप से ये शादी कर लो। तुम्हारा किसी से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मेरे सामने मेरी माँ अपने हाथ जोड़कर खड़ी थी और फिर शादी संपन्न हो चुकी थी। पापा ने मेरा फ़ोन लिया और कहा, अब तुम्हें इस फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। घूंघट वाली औरत मेरा हाथ पकड़ मुझे घर के अंदर ले गई। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही मुझे घर के अंदर ले जाकर बंद कर दिया गया। मैं चिल्ला रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे सगे माता पिता मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। मुझे हमेशा परियों की तरह रखा, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की, और अचानक अब ऐसा व्यवहार। मेरी माँ उस घूंघट वाली औरत को, जो अब मेरी सास बन चुकी थी, से कह रही थी कि अपने बेटों से कह देना, जो कोई भी मेरी बेटी को गर्भवती कर देगा उसे नोटों में तोल देगी। यह बात सुन तो मेरी जैसे जान ही निकल गई। मैं फिर से दरवाज़ा खुलवाने के लिए जी जान से कोशिश करने लगी। माँ माँ ऐसा मत करो। लेकिन थोड़ी देर में ही गाड़ी के स्टार्ट होने की धीमी धीमी आवाज़ आ रही थी। मैं अब चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर थक गई थी। मेरा गला बैठ गया था। एक ऐसा कमरा जो चारों तरफ से बंद था, सिर्फ एक दरवाज़ा जहाँ से चिल्लाने पर आवाज़ मुश्किल से सड़क तक भी जा नहीं सकती थी। तीनों लड़कों का जैसे ही उस कमरे में आना हुआ, मैंने भागने की कोशिश करी, पर उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैं उनके सामने गिड़गिड़ाने लगी, मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे जाने दो। पर उन तीनों के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। उसमें से एक बोला, तुम बताओ, हम तीनों में से किसके साथ अपनी रात बिताना चाहती हो? बताओ बताओ, शर्म मत करो। तुम शायद दुनिया की पहली ऐसी लड़की होगी जिसके माँ बाप ने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया होगा, और तुम्हारे साथ सुहाग रात बनाने के लिए हमें अमीर भी बना दिया। इतना अच्छा मौका कौन छोड़ने वाला? इसीलिए अब हम तुम्हें मौका देते हैं, हम में से किससे एक को चुनने के लिए, या फिर हम तीनों मिलकर। नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। मैंने कहा, जल्दी करो, यहाँ तुम्हारा ऐसा कहने का कोई फ़ायदा नहीं। चलो छोड़ो, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा पति सुरेश हूँ। यह मेरा छोटा भाई नरेश, जो तुम्हारा मझला पति है, और यह मेरा सबसे छोटा भाई रमेश, तुम्हारा छोटा पति। तभी मेरी सांस आई। वह बोली, क्या हुआ? क्या कर रहे हो? अभी तक बातें ही कर रहे हो? देख छोरी, तेरे माँ बाप अंधविश्वासी है, इसीलिए वे तुझे यहाँ छोड़ गए। कुछ कह रहे थे कि 3 छोरों से शादी करके तेरी शुद्धि करेंगे। हमने मान लिया। तू चिंता मत कर, एक बार गर्भवती हो जाएगी तो सारे बंधन से आज़ाद। इसीलिए राजी राजी मान जा। देख,
हमें अच्छी रकम दी है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तू चाहे खुशी से माने या रोकर। तेरे साथ ज़बरदस्ती हो तो समझ जा अच्छा नहीं होगा। मेरा बड़ा बेटा सुरेश अच्छा है यह। तभी दोनों बेटे वहीं झगड़ने लगे। क्यों माँ, हमारा नंबर पहले आना चाहिए था। सुरेश ने तो रुपए भी ज़्यादा लिए हैं। तभी सुरेश चिल्लाया, अपनी औकात में रहना। तभी उनकी माँ भी चिल्लाई, चुप करो कमीनों, इस छोरी के लिए लड़ो मत। मेरा छोटा बेटा रमेश इसके पास रहेगा और बाकी निकलो इस कमरे से। अपनी अपनी लुगाइयों के पास जाओ। मेरे पास आकर सास बोली, मेरे रमेश का ब्याह अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है ना। रमेश को छोड़ सभी बाहर आ गए। मैं डर के मारे कांप रही थी। मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। मेरे सामने रमेश खड़ा था। रमेश लगभग 25-26 साल का था। वह अपनी हवस भरी निगाहों से मेरे पास आ रहा था। मेरी साड़ी का पल्लू खींचा और फिर रोना चिल्लाना, बस यही सब जो इस चार दीवारी में दफन हो गई थी। गुस्से से लाल पीली, अपने माता पिता से नफरत से भरी थी। बेबस नीचे ज़मीन पर पड़ी मैं अपने कपड़े समेट रही थी। यह रात बड़ी लंबी लग रही थी। रमेश नग्न अवस्था में बिस्तर पर गहरी नींद में था। बाहर से किसी ने कुंडी खोली। मैं खुद को दीवार के सहारे सिकुड़ कर बैठी हुई थी। मेरी सास ने दरवाज़ा खोला। अंदर आकर रमेश को कहने लगी, अरे रमेश उठ, कम से कम कपड़े तो पहन लिए होते। रमेश कुछ नहीं बोला। उसकी माँ ने उसके शरीर पर चद्दर डाला, उसे हाथ लगाकर हिलाया, पर वह बेसुध पड़ा था। माँ अब उसके पास आकर बैठ कहने लगी, मेरे लाल उठ, मेरे लाल रमेश, रमेश, अरे यह उठ क्यों नहीं रहा? क्या किया मेरे बेटे के साथ तूने? अरे नरेश, सुरेश, यहाँ आओ रे, तेरे भाई को क्या हुआ? दोनों बड़े भाई आए। उन्होंने भी कोशिश की उठाने की, पर फिर वह कभी नहीं उठा। मेडिकल जांच हुई जिसमें उसकी मृत्यु का कारण हार्ट अटैक था। विधवा तो थी पर विधवा नहीं, क्योंकि अभी तक तो मेरे 2 पति जिंदा थे। पर रमेश की मृत्यु के बाद अब मुझे देखने का नज़रिया बदल गया था। मेरी सास मुझे अक्सर अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मानती। 1-2 महीने तक तो घर में मातम बनाते रहे, लेकिन मैं फिर उनकी नज़र में आ गई थी। दोनों की अपनी बीवियां थीं, पर पैसे सभी को चाहिए थे। इसी बीच भागने की भी कोशिश की, पर मुझ पर हर कोई पहरा रखता। अगली बार मेरे कमरे में सुरेश आया, जो सबसे बड़ा था। मैं बंद कमरे में अपने आप को फिर बचाने की कोशिश करती, पर इस बार भी असफल थी। मेरी इज्जत तार तार हो चुकी थी। दीवार से सट कर नीचे ज़मीन पर बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी। सुरेश भी बिस्तर पर नग्न अवस्था में लेटा था। उसकी पहली पत्नी ने दरवाजे के बाहर से कुंडी खोल अंदर आए। सुरेश तो बेसुध पड़ा था। उसे हिलाया डुलाया, पर वह भी फिर कभी नहीं उठा। मेरी सास रो रो कर मातम मना रही थी, मुझे पीट रही थी, और जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो उसमें भी उसकी मौत का कारण हार्ट अटैक था। सास ने मेरी तरफ देखा और बोली, तू जादू टोना करती है, मेरे 2-2 बेटों को खा गई। नरेश ने कहा, इसे घर से निकालो। इसके माँ बाप हमें रुपए का लालच देकर कौन सी आफत दे गए। यह बात आग की तरह पूरे कस्बे में फैल चुकी थी। मेरे माता पिता को सूचना दे चुके थे, इसलिए वह भी मुंबई से निकल चुके थे। मैं भूखे प्यासे कस्बे के बस स्टैंड पर बैठी थी। कितने ही मनचले निकल रहे थे, शराबी पास होकर निकल रहे थे, पर मेरे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं कर रहा था, क्योंकि सभी को यह पता था कि जो भी मेरे साथ सोएगा वह फिर कभी उठेगा ही नहीं। मैं भी बस स्टैंड पर बैठे बैठे यही सोच रही थी कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। मेरे माँ बाप ने मुझे गले लगाया और मैं उनके साथ फिर चल पड़ी। जब मैंने अपनी माँ से पूछा यह सब क्या है, तो माँ ने कहा, मुझे माफ़ करना जो तुम्हें यह सब झेलना पड़ा, पर मुझे किसी ने बताया था कि तुम जिस किसी से भी शादी करोगी वह तुम्हारे साथ नज़दीकियाँ बढ़ाएगा तो वह इंसान मर जाएगा। यदि तुम प्रेग्नेंट हो जाती हो तो वह बच जाएगा। मैंने कहा, आज के ज़माने में यह कैसी बकवास बात कर रही हो? आपको पता भी है मैंने इतने समय एक नरक से भी भयानक ज़िंदगी जी है, जिसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। माँ ने कहा, यदि यह सब बकवास है तो तुम उन दोनों की मौत का कारण बता सकती हो? क्या सचमुच वह हार्ट अटैक था?
कुछ तो था जिसे विज्ञान इतना परिभाषित नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक विज्ञान से परे हैं। मैं मौन थी, पर न जाने कितने सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मैंने फिर से अपनी पढ़ाई जारी रखी, अपने आप को सभी के साथ घुलने मिलने में व्यस्त करने लगी। इसके लिए मेरे माता पिता ने भी मेरी सहायता करी। पर जब भी कोई लड़का मेरे पास आता तो मैं सहम जाती, डरती कि क्या यह अगला है। पर एक दिन किसी लड़के से मेरी आंखें चार हो गई। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जब नज़दीकियाँ नहीं थी तो उससे नज़दीकियाँ चाहती थी, और जब वह पास आता तो उसे खुद से दूर कर देती। उसे लगा शादी से पहले यह सब मुझे गलत लग रहा होगा। जब हम दोनों के माता पिता को पता चला तो वे शादी के लिए राजी हो गए, पर मैं अब गौरव से दूरी बनाने लगी थी। मेरे माता पिता मुझे अलग अलग जगह ले जाकर पूजा करवाते, पर मैं गौरव से सच्चा प्यार करती थी। और जिसे आप प्यार करते हो, भला उसके अहित के बारे में सोचने से भी रूह तक काँप जाती है। जब चारों ओर से मुझ पर गौरव से शादी का दबाव बन रहा था, मैंने गौरव को अपने अतीत के बारे में बता दिया। उसके बावजूद भी वह मुझसे शादी करने को तैयार था। हमारी शादी हो गई। हम साथ थे, एक दूसरे के हम सफ़र बनने के लिए, पर शारीरिक दूरी बरकरार थी। पर ना मैं और ना ही वह एक दूसरे से ज़्यादा दूर रह सकते थे। भावनाओं में बहकर एक दूसरे के नज़दीक हो गए। जब सुबह हुई, होश आया तो पहले विचार गौरव का आया। सुबह के 5 बजे थे। मैं डरते डरते गौरव के पास गई, गौरव को उठाया तो उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं बहुत खुश थी कि वह ठीक था। अब मैं भी एक सामान्य शादीशुदा जीवन व्यतीत कर रही थी। बच्चे थे, एक सुखी परिवार था। पर आज भी कभी सोचती हूँ कि क्या उन दोनों के मौत का कारण मैं थी? क्या मैं गलत थी या सही? मैं आज तक यह निर्णय नहीं ले पाई। जैसा कि सफ़र करते समय किसी ने अपनी यह कहानी मुझे सुनाई थी, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि यकीन करूं या न करूं। इस कहानी के बारे में आपका क्या विचार है? प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।